नमस्कार सूद सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। सूद सर, नाटो में शामिल करने को लेकर जो युद्ध शुरू हुआ था यूक्रेन और रशिया का, अब वो एक अलग मोड़ पर आ गया है। डोभाल जी भी गए थे रशिया में और नाटो के ऊपर यूक्रेन क्या अब पीछे हटेगा? इस युद्ध को रोकने का तो एकमात्र रास्ता मुझे यही नज़र आता है क्योंकि रशिया इस जिद पे अड़ा हुआ है कि यूक्रेन शामिल नहीं हो क्योंकि अगर वो शामिल हो जाता है, तो जो अमेरिका और उनकी सैन्य अड्डा है, वो भी वहाँ पे स्थापित हो सकता है और बहुत सारी चीज़ें जो रशिया के लिए खतरनाक है। तो नाटो का अब रोल क्या होने वाला है अगर ये युद्ध बंद होता है क्योंकि 2.5 साल से ज़्यादा इस युद्ध को हो चुके हैं? बिल्कुल, देखिए पहले उम्मीद लगाई जा रही थी युद्ध जल्दी खत्म हो जाएगा। रशियन फोर्सेस एडवांस भी कर गई थी बहुत आगे और उन्होंने कीव को घेर भी लिया था, यानी कि यूक्रेन की कैपिटल को। लेकिन रशिया ने सोचा कि अगर मैं यहाँ पे और ज़्यादा वार करूँगा या यूक्रेन पे कंट्रोल करूँगा, तो यहाँ पे दूसरा अटैक शुरू हो जाएगा, यानी कि रशियन फोर्सेस वहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाएँगी, क्योंकि वहाँ पे जो इनके आर्मी के लोग हैं, वो इनकी तरफ गुरिल्ला वार स्टार्ट करते हैं। और इनको उम्मीद थी कि यूक्रेन की आर्मी सरेंडर कर देगी या वो कहेगी या वो अपने प्रेसिडेंट से कहेगी आप सरेंडर करो और वार खत्म हो जाए। लेकिन सिचुएशन कुछ चेंज हो गई क्योंकि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पे यूक्रेन पहुंच गए और यूएस रशिया ने अपना जो कब्जा था इसके ऊपर कीव के ऊपर वो ढीला कर दिया और वार 2.5 साल चल रहा है, 2.5 साल हो गए। लेकिन अभी रिसेंटली एक डेवलपमेंट हुई। पहले तो पीएम मोदी गए थे, किसी ने भी कोशिश नहीं की रशिया यूक्रेन वार को रोकने की। पीएम मोदी पहले आदमी थे जो यूक्रेन के अंदर गए और उसके बाद उससे पहले पीएम मोदी रशिया गए थे। तो यहाँ पे एक लोगों को उम्मीद लगी कि वार खत्म हो सकता है और एफर्ट भी चल रही है, क्योंकि एक बार जाने से तो वार खत्म नहीं होगा या बातचीत तो नहीं होगी। फिर पीएम मोदी ने एक और स्टेटमेंट दी, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने स्टेटमेंट दी, कहते भाई अगर आप जब तक रशिया को नहीं बुलाओगे पीस टॉक्स में तो वार कैसे खत्म होगा। आप रशिया को बुला नहीं रहे और उसके बगैर ये वार खत्म नहीं हो सकता, तो डिस्कशन का कोई फायदा नहीं है, मीनिंगलेस है। इंडिया की बात समझ तो सबको आ गई। लेकिन अब लेटेस्ट क्या हुआ है कि यूएस बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि वहां पे इलेक्शन हो रहे हैं और ऐसा लगता है कि कमला हैरिस की पोजीशन खराब है रशिया यूक्रेन वार की वजह से। तो उन्होंने कहा अब हम यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल्स देंगे। लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का मतलब है कि रशिया की कैपिटल पे वो सीधा अटैक कर सकेंगे, मॉस्को के ऊपर। और रशिया इस पे भड़क गया। उसने कहा आप लॉन्ग रेंज मिसाइल दोगे तो हम न्यूक्लियर वार स्टार्ट कर देंगे। इससे एक बड़ा मैसेज चला गया यूरोप को और वहां पे हड़बड़ी मच गई। यूरोप जो नाटो है वहां पे डिवीजन होना शुरू हो गया कि अगर न्यूक्लियर वार स्टार्ट हुआ तो रशिया तो जाएगा, हम भी जाएंगे, हम भी नहीं बचेंगे। तो इसके ऊपर जर्मनी ने तो मना कर दिया कि हम तो इसमें इंटरवीन नहीं करेंगे। यूएस के साथ यूके जरूर है, ब्रिटेन जरूर है, क्योंकि वो तो उसके कदम पे ही चलता है, जैसा यूएस बात करता है वैसे ही। लेकिन इसके साथ कुछ ये जो मिसाइल देने का काम है रुक गया। अब हमारे एनएसए वो रशिया के अंदर गए, रशिया के अंदर जाके उनकी पुतिन के साथ मीटिंग हुई और नेचुरली वहां जो बात हुई वहां पे एक तो बात हुई रशिया यूक्रेन वार की और दूसरे कुछ और इश्यूज डिस्कस हुए, जैसे इंडिया और चाइना का जो स्टैंड ऑफ चल रहा है उसके ऊपर, साथ में बांग्लादेश का भी। तो वहां पे इंडिया और चाइना की भी बात हुई। उन्होंने एक मीटिंग अरेंज कराई इंडिया के एनएसए की और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर की, वांग, जो वहां पे उस टाइम पे प्रेजेंट थे। तो इससे एक मैसेज तो चला गया खैर कि यहाँ पे क्या हो सकता है। लेकिन जो पुतिन का जो थ्रेट था, क्योंकि पुतिन को एक चीज ये लगी कि पुतिन ने देखा कि मैं तो अकेला पड़ता जा रहा हूँ और अगर इंडिया और चाइना साथ मिल जाए तो हम सारे सोल्यूशंस कर पाएंगे, सारी सिचुएशन को डील कर पाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने एक बातचीत भी करा दी दोनों की आपस के अंदर और ये बात बड़ी फ्रूटफुल हुई, क्योंकि इससे पहले मीटिंग नहीं हो रही थी। और इससे पहले जो पुराने चाइना के प्राइम मिनिस्टर थे वो इंडिया, फॉरेन मिनिस्टर थे वो इंडिया के अंदर आए थे, लेकिन पीएम मोदी ने मिलने से मना कर दिया था। लेकिन अब जो सिचुएशन डेवलप हो रही है, चाइना और इंडिया के जो ऑफिसर्स की मीटिंग है इसके ऊपर बात चलने लगी है। उसके बाद एस जयशंकर गए हुए थे अब जेनेवा के अंदर, उनसे पूछा गया कि आपकी क्या डेवलपमेंट चल रही है यहाँ पे चाइना के साथ। उनका 75% बातें सेटल हो चुकी हैं, 25% रह गई हैं। उसके बाद जो चाइनीज एम्बेसडर हैं इंडिया के अंदर, उन्होंने भी स्टेटमेंट दी कि हम इस चीज को देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारे रिलेशन इंप्रूव हो। और पहले एक बार चाइना की स्टेटमेंट आई थी कि चलो बॉर्डर पे स्टैंड ऑफ चल रहा है, हम रिलेशन को उसी तरीके से चलाते हैं। इंडिया ने कहा नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, पहले आपको स्टैंड ऑफ खत्म करना पड़ेगा। अब ऐसा लग रहा है कि जो बॉर्डर स्टैंड ऑफ है वो खत्म होने की कगार पे आ चुका है, क्योंकि रशिया इसमें इंटरवीन कर रहा है और रशिया की जो इंटरफेरेंस है वो ज्यादा इम्पैक्ट डाल रही है चाइना के ऊपर भी और इंडिया के ऊपर भी। क्योंकि जब तक हमारा बॉर्डर में स्टैंड ऑफ रहेगा तो इंडिया और चाइना आपस में बातचीत नहीं कर पाएंगे।
और रशिया चाहता है कि आपस में बातचीत हो। तो अब ऐसा लग रहा है कि जो हमारा स्टैंड ऑफ चल रहा था जून 2020 से, वो शायद खत्म होने की कगार पे आ गया। 21 राउंड की बात हो चुकी है बॉर्डर के ऊपर, दोनों कंट्रीज के जो ऑफिशियल्स हैं उनके बीच में, डिफेंस ऑफिसर्स के बीच में, और ऐसा लगता है कि इसके ऊपर और ज्यादा बातचीत होगी। और इसकी वजह से जो एस जयशंकर की स्टेटमेंट है, उससे वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर बहुत ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि यूएस नहीं चाहता कि इंडिया और चाइना की पीस हो। वो चाहता है कि ये इनका आपस में स्टैंड ऑफ चलता रहे, बल्कि यूएस तो ये भी चाहता है कि इंडिया और चाइना वार करें तो मजे करेगा, और उसको एक तो उसके आर्म्स बिकेंगे, और दूसरा है कि उसको एक आदमी मिल जाएगा चाइना से लड़ने के लिए। लेकिन इंडिया इसको अवॉइड कर रहा है सिचुएशन को। तो मुझे लगता है कि जो ग्रेटेस्ट डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो रशिया के पुतिन ने इंटरवीन किया है इंडिया और चाइना के रिलेशंस के बीच में, इससे यहाँ पे पीस आ सकती है, बातचीत हो सकती है। अगर चाइना अपनी फोर्सेस को विड्रॉ कर ले लेह लद्दाख से, और इंडिया भी कर ले, तो इंडिया और चाइना के रिलेशंस और ज्यादा डेवलप हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, और इससे चिंता होगी यूएस को, क्योंकि यूएस को इंटरवीन करना पड़ेगा डायरेक्टली साउथ चाइना सी के अंदर। तो फिर सादा सीधा वो हो जाएगा ना सूद सर, कि अमेरिका और चाइना का सीधा सीधा जो कॉन्फ्लिक्ट हमेशा से रहता है, जैसा आपने अभी बोला भी कि अमेरिका चाहता है कि एक देश रहे जो चाइना के साथ लड़ता रहे, ताकि उन लोगों को ज्यादा एफर्ट ना करना पड़े, और साथ साथ में उनका व्यापार भी होता रहे, उनके आर्म्स वगैरह खरीदते रहे। अगर यहाँ पे जो पुतिन, हाँ बोलिए प्लीज। नहीं, देखो दूसरी बात है कि हमारा तो स्टैंड अप चल रहा है चाइना के साथ, लेकिन ट्रेड भी चल रही है, क्योंकि हम बहुत सी चीजों पे चाइना पे डिपेंडेंट है। सेमीकंडक्टर्स के लिए उनके ऊपर डिपेंडेंट है। बहुत सी चीजें मैन्युफैक्चर की जो चीजें वो इंडिया के अंदर आती हैं, सस्ती पड़ती है हमको, लेकिन इंडिया उससे दूर भी भागना चाहता है, क्योंकि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को इंडिया के अंदर डेवलप करने में टाइम भी लगेगा। टाटा ने $15 बिलियन खर्चे हैं इंडिया के अंदर सेमीकंडक्टर की प्लांट लगाने में, वो ताइवान की हेल्प से। और दूसरी तरफ अडानी भी कर रहा है, $10 बिलियन खर्च रहा है इसराइल के सपोर्ट से, और यहाँ पे सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने की बात चल रही है इंडिया के अंदर। और दोनों प्लांट 3 से 4 साल के अंदर तैयार हो जाएंगे। जब ये तैयार हो जाएंगे तो इंडिया के बहुत सा पैसा बचेगा ट्रेड का, और चाइना की चाइना पे डिपेंडेंसी भी कम हो जाएगी। जो सबसे बड़े पावर हैं जो सेमीकंडक्टर बनाते हैं, वो है ताइवान और दूसरा है चाइना, जबकि इसराइल छोटी वो एक कंपनी है उसके हिसाब से। लेकिन इंडिया एक इमर्जिंग पावर है, और इंडिया अगर सेमीकंडक्टर बनाएगा तो इंडिया की ट्रेड चाइना के साथ कम हो जाएगी, मतलब हम इम्पोर्ट चीजें कम करेंगे, यहीं पे मैन्युफैक्चर होगी। क्योंकि जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो यूज होते हैं कार्स के अंदर, वो यूज होते हैं टीवीज के अंदर, वो यूज होते हैं गैस के अंदर, और बाकी बहुत सी चीजों के अंदर वो यूज होते हैं। तो उससे हम खुद अपने आप को काम कर सकेंगे, यानी कि हमारी डिपेंडेंसी चाइना पे कम होगी, हमारी फॉरेन एक्सचेंज भी बचेगी। तो इसी डायरेक्शन पे काम हो रहा है, और इंडिया भी यही चाहता है कि चाइना के साथ रिलेशन अच्छे हों। लेकिन चाइना की जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है, दिक्कत उससे है। लेकिन अगर चाइना इंडिया के ऊपर अटैक ना करे, अटैक तो खैर नहीं करेगा चाइना, तो लेकिन उसके चाइना के और इंडिया के साथ रिलेशन ठीक हो, क्योंकि इंडिया अकेली कंट्री है जो चाइना के साथ खड़ी है बॉर्डर पे। अदरवाइज किसी कंट्री की हिम्मत नहीं हुई चाइना को काउंटर करने के लिए। देखिए अभी क्या है कि चाइना एक थ्रेट बना हुआ पूरे वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि चाइना बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करता है अपनी डिफेंस फोर्सेस के अंदर। इस टाइम पे उम्मीद ये लगाई जा रही है कि चाइना 700 बिलियन डॉलर डिफेंस पे खर्च कर रहा है, और जो दूसरी तरफ यूएस खर्च करता है वो करता है $800 बिलियन या इवन $850 बिलियन। तो चाइना अगर $700 बिलियन खर्च करता है, तो आप देखिए क्या हाल होगा। चाइना के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, और चाइना के पास 2030 तक 5 एयरक्राफ्ट कैरियर्स होंगे, या 2035 तक 5 एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे। तो इससे दिक्कत इंडिया को भी होगी। जो वो एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना है वो यूएस को नजर में रखे बना रहा है, तो इंडिया को भी इससे चिंता है। चाइना के पास 70 सबमरीन है, इंडिया के पास 16 है। तो इंडिया इस टाइम पे 25 सबमरीन की कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कर दिया है, और ये 25 सबमरीन $31 बिलियन में बनेगी, और ये सारी सबमरीन 2035 तक आ जाएंगी। इंडिया ने फ्रांस के साथ भी काम करना शुरू कर दिया अपनी सबमरीन की स्ट्रेंथ को बढ़ाने में, यानी कि 2047 तक हम न्यूक्लियर सबमरीन फ्रांस के साथ मिलकर बनाएंगे। तो इंडिया अपनी नेवी को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, ताकि अगर उनको कोई फ्यूचर के अंदर थ्रेट हो, और फ्यूचर से थ्रेट होगा चाइना से, उसको काउंटर करने के लिए। क्योंकि हम अमेरिका की तरफ देखते जरूर हैं, लेकिन अमेरिका पे डिपेंडेंट नहीं है कि अमेरिका हमारी लड़ाई लड़ेगा। अपनी लड़ाई हमें खुद लड़नी पड़ती है। 71 बार जो था इंडिया ने खुद लड़ा था, रशिया ने सपोर्ट दिया, रशिया ने आर्म्स एमुनिशन दिया, और जब यहाँ पे यूएस था तो इंडिया उसने अपनी नेवी भेज दी थी, उसकी सबमरीन आ गई थी। लेकिन इंडिया अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है। जब हमारा स्टैंड ऑफ स्टार्ट हुआ था चाइना के साथ जून 2020 के अंदर, तो यूएस ने कहा था कि हम आपको B-52 बॉम्बर्स दे देंगे, उसने भेजने की तैयारी कर ली थी। लेकिन इंडिया ने मना कर दिया कि हमें आपके B-52 बॉम्बर्स नहीं चाहिए, क्योंकि अगर B-52 बॉम्बर्स इंडिया के अंदर स्टेशन हो जाते तो हमारी सिक्योरिटी भी कंप्रोमाइज हो जाती,
हम अपनी सिक्योरिटी के इश्यूज ना तो यूएस से डिस्कस करते हैं ना किसी और के साथ, और साथ में यूएस चाहता था इंडिया और चाइना लड़ाई करे और मैं मजे करूं। फिर इन्होंने MQ-9B ड्रोन्स वो देने की बात की थी। इंडिया ने 2 ड्रोन्स लिए थे MQ-9B, वो सिर्फ वहां वॉच रखने के लिए बॉर्डर के ऊपर, लेकिन उनको भी विड्रॉ कर लिया। वो ड्रोन्स दे दिए इन्होंने नेवी को, क्योंकि उनको था कि अगर ये ड्रोन्स जो यूएस से लोन पे लिए जाएंगे उसकी सारी इंफॉर्मेशन यूएस के साथ शेयर होगी और फायदा यूएस को होगा। तो इंडिया अपनी आर्मी की पोजीशन देना चाहता था यूएस को, क्योंकि इंडिया यूएस पे डिपेंड नहीं करता या उस पर बिलीव नहीं करता। लेकिन अब ऐसे लग रहा है कि इंडिया और चाइना के जो रिलेशंस हैं वो बेटर होंगे। देखिए, जब पीएम मोदी पावर में आए थे तो पीएम मोदी के पहले टेन्योर के अंदर 5 विजिट हुई थी चाइना के अंदर, 5 टाइम वो चाइना विजिट किए थे, स्टेट विजिट और दूसरे ऊपर। साथ में जैसे आपके रीजनल मीटिंग्स होती हैं, एससीओ की मीटिंग होगी बाकी, लेकिन उसके साथ साथ चाइना के प्रेसिडेंट वो एक विजिट इंडिया के अंदर किए थे और पीएम मोदी उनको गुजरात लेके गए थे। तो लगा कि रिलेशन अच्छे होंगे, लेकिन जब चाइना ने बॉर्डर पे स्टैंड ऑफ शुरू कर दिया 2020 में, तब पीएम मोदी ने चाइनीज प्रेसिडेंट से मिलना बंद कर दिया। और उससे पहले पीएम मोदी फर्स्ट टेन्योर में चाइनीज प्रेसिडेंट से 11 बार मिले थे। तो अब चाइना भी eager है कि इंडिया के साथ रिलेशन इंप्रूव किए जाएं, और इंडिया चाहता है कि चाइना के साथ रिलेशन अच्छे हों तो हम अपना दूसरी चीजों पे कंसंट्रेट कर पाएंगे। यही चल रहा है और यही उम्मीद लगाई जा रही है कि बहुत जल्दी दोनों कंट्रीज के बीच में बातचीत होगी और जो बॉर्डर स्टैंड ऑफ चल रहा है लेह लद्दाख में वो खत्म हो जाएगा या कम से कम टल जाएगा। तो मतलब दोनों तरीके से, एक तरफ नाटो का हम देखें तो वहां पे भी सॉल्यूशन निकलने की उम्मीद है, क्योंकि रशिया ने साथ सीधा सीधा धमकी दे दी है, या तो अगर तुम करोगे तो हम यहाँ पे परमाणु बम गिरा देंगे, इससे वो पीछे हट गए, मिसाइल नहीं देंगे। और दूसरी तरफ रशिया ने भारत और चाइना के बीच में जो कोई, अमेरिका तो उसमें मीडिएटर बन ही नहीं सकता, तो लेकिन रशिया वही काम कर रहा है जो भारत रशिया और यूक्रेन के बीच कर रहा है। तो एक तरीके से एक हाथ से ले एक हाथ से दे, युद्ध ना हो और शांति से रहें, यही काम चल रहा है। तो अब आशा यही करते हैं कि चाइना और भारत के बीच में युद्ध ना ही होना चाहिए, क्योंकि युद्ध होगा उससे महंगाई बढ़ेगी देश में, और इधर से पाकिस्तान का भी खतरा है। तो आई थिंक बिल्कुल सही प्लान अपनाया हुआ है हमारी जो गवर्नमेंट है उसने। लेकिन एक और बात कहूंगा, देखिए लड़ाई होती है जब एक पावर बड़ी हो जाती है। जब लड़ाई होती है, अगर एक पावर बड़ी हो दूसरी पावर छोटी हो तो लड़ाई के चांसेस हैं। अगर दोनों पावर्स मुकाबले में आ जाएं, जैसे 62 के अंदर चाइना ने क्यों वार किया था, क्योंकि ना तो हमारी वहां फोर्सेस थी, ना हमारे पास आर्म्स थे, ना एमुनिशन था, ना हमारे पास कुछ सामान था, तो चाइना ने इंडिया पे अटैक कर दिया। और जैसे यूएस मैरिन्स उस टाइम पे लैंड किए, हमें इक्विपमेंट मिलने शुरू हुए, चाइना पीछे हट गया। जितना भी एरिया उसने कवर किया था, चाहे अरुणाचल में हो चाहे लेह लद्दाख में हो, कुछ एरिया उसने अक्साई चीन का जरूर अपने कब्जे में कर लिया था। लेकिन अब इंडिया तैयार है, इंडिया अपनी तैयारी कर रहा है। चाइना के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है तो इंडिया के पास भी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है। और चाइना की जो ट्रेड है वो इंडिया ओशन से पास करती है, और चाइना को पता है कि अगर यहाँ पे वार होगा तो मेरी ट्रेड डिस्टर्ब होगी। और मलक्का स्टेट पे इंडिया का कंट्रोल है। चाइना इससे भी घबराता है, क्योंकि मलक्का स्टेट के पास हमारी अंडमान निकोबार आइलैंड के पास 3 सर्विसेज वहाँ पे बेस है। उससे भी चाइना को डर है कि अगर इंडिया ने 2 नेवी के शिप भी भेज दिए मलक्का स्टेट पे तो चाइना के शिप यहाँ आ नहीं सकेंगे, जा नहीं सकेंगे। और इसीलिए इंडिया भी तैयारी कर रहा है इस टाइम पे 25 सबमरीन नहीं बनाने की। तो चाइना इंडिया पे अटैक इसलिए नहीं करेगा कि उसकी ट्रेड डिस्टर्ब होगी। अगर वार हो गया इंडिया और चाइना के बीच में तो दोनों की ट्रेड डिस्टर्ब होगी, और मेन जो नुकसान होगा वो होगा चाइना का, क्योंकि चाइना की जो ट्रेड जाती है वो इंडियन ओशन से पास होकर जाती है। और जहां पे चाइना पहले इंडिया को इसीलिए घेरने के चक्कर में था, स्ट्रिंग ऑफ पल्स बना करके, बेसिस कंट्रोल करके, जैसे उसने बांग्लादेश के ऊपर कोशिश कर रहा था, श्रीलंका के अंदर, पाकिस्तान के गवादर पोर्ट में, श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पे, और मालदीव के अंदर भी इस टाइम पे जैसे अभी भी कोशिश कर रहा है। लेकिन इंडिया ने उस टाइम पे जो अपने आइलैंड्स हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड, वहां बेस बना दी। इंडिया ने जो आपका लक्षद्वीप है वहां पे अपनी बेस बना दी। इंडिया ने मॉरिशस के अंदर अपनी बेस बना ली है। इंडिया ने जो कारावार है कर्नाटका के अंदर, वहां बहुत बड़ी एक नेवल बेस बनाई है। इंडिया की एक सीक्रेट नेवल बेस है आंध्र प्रदेश के अंदर, एक सीक्रेट सबमरीन बेस है आंध्र प्रदेश के अंदर। और साथ में इंडिया अपने और तैयारी कर रहा है, बहुत से वारशिप्स प्रोक्योर कर रहा है फ्रांस से, रशिया से और बाकी कंट्री से। साथ में सबमरीन, जैसे 25 सबमरीन बनाने की कोशिश कर रहा है। जर्मनी के साथ भी हमारी डील चल रही है 6 सबमरीन बनाने की। तो इंडिया अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है ताकि चाइना को दूर रखा जा सके, क्योंकि अगर हम तैयारी नहीं करेंगे तो चाइना अटैक करेगा। अगर हम तैयार होंगे तो चाइना अटैक नहीं करेगा। जागते रहेंगे तो अटैक नहीं करेगा। अगर हम सोए रहेंगे कि हिंदी चीनी भाई भाई होता रहेगा और हम कुछ नहीं करेंगे तो अटैक करेगा चाइना। लेकिन हम हिंदी चीनी भाई भाई के झांसे में नहीं आएंगे। हम नेहरू नहीं है, हम मोदी हैं इस टाइम में, हम इंदिरा गांधी भी थे।
और इस टाइम पे मोदी हैं इस टाइम पे, तो चाइना की हिम्मत नहीं इंडिया पे अटैक करने की, इसीलिए क्योंकि अटैक करके चाइना की इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी। बिल्कुल। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सूद सर, सारी जानकारी दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।